नमस्कार, मैं आरजे फिर से आपका मिशन ज्ञान गंगा में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलिए आज हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पिछले क्लास में हमने बताया था कि हम क्या पढ़ रहे हैं अभी न, सिंधु घाटी की सभ्यता। और सिंधु घाटी की सभ्यता में हमने इसकी जो विशेषता थी, जिसमें कृषि एवं पशुपालन का टॉपिक कवर कर लिया है। ठीक है, तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है, पहले वो वीडियो आप एक बार देख लीजिए। और जो नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी जो आने वाली अगली वीडियो रहेगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज हम सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी विशेषता जो है नगरीय योजना एवं विन्यास, उस पर चर्चा करते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता जो है इसे हम नगरीय सभ्यता कहते हैं। ठीक है, तो आप बताइए कि नगरीय सभ्यता हम इसे किस लिए कहते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि हम इसे आखिर नगरीय सभ्यता किस लिए कह रहे हैं। तो चलिए देखिए, इसके एक रीजन है। इसके रीजन क्या है ना, जब सिंधु सभ्यता का उत्खनन हुआ था, जब सिंधु सभ्यता उत्खनन से पता चला कि यहाँ सिंधु सभ्यता है, तो वहां हमें क्या मिले थे ना, नगरीकरण का साक्ष्य मिला था। विश्व में ये पहली ऐसी सभ्यता थी जहां से हमें नगरीकरण के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए, नगरीकरण की बात आई तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये यहाँ के जो पुरास्थल थे वो नगरीय रूप में विकसित हुए थे। ठीक है, ये भी बड़ा क्वेश्चन होता है, तो उसके लिए भी कोई प्रमाण चाहिए। क्योंकि देखिए, हिस्ट्री में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसे हम यूं ही कह दें। जब तक कोई प्रमाण नहीं मिलता है तब तक हम उसे हिस्ट्री स्वीकार नहीं करती है कि ये चीज हुई होगी। ठीक है, तो वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता में जब किसी ने कहा कि ये सभ्यता नगरीय सभ्यता है, तो उसके कुछ प्रमाण भी दिए होंगे। ठीक है, तो वही प्रमाण जो है हम उसी को नगरीय, इसकी जो नगरीय योजना है उसी की विशेषता में रखते हैं। तो चलिए, नगरीय योजना देखने से पहले इसके प्रमुख पुरास्थल देख लेते हैं। क्योंकि क्या होता है, एग्जाम में कभी कभी एक क्वेश्चन जो बनते हैं वो सीधा सीधा इनके पुरास्थल से बन जाते हैं। ठीक है, जैसे आपसे पूछ दिया जाता है कि बताइए जूनी कुराल कौन से क्या कहते हैं कि जूनी कुराल कौन से राज्य में पड़ता है, या फिर कालीबंगा कौन से राज्य में पड़ता है। ठीक है, या फिर कालीबंगा कौन से नदी के किनारे है। इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं ये सीधा सीधा पुरास्थल से रिलेटेड पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले इसके प्रमुख पुरास्थल देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो इसका सबसे पहला पुरास्थल क्या हो जाएगा, हड़प्पा। ये तो सबको पता है, तो इस पे तो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। तो एक चीज आपको याद रखना है कि हड़प्पा आखिर कहाँ पे था। ठीक है, ये याद रखना है। तो हड़प्पा कहाँ था, ये पड़ता है पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में। मोहनजोदाड़ो, ये भी आपको पता है, पाकिस्तान में ही था। तो हड़प्पा की खोज हुई 1921 में, मोहनजोदाड़ो की 1922 में। फिर उसी तरह आता है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी वैसे आपका है कहाँ ना, ये हरियाणा में है। ठीक है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। फिर आता है चनहुदड़ो, चनहुदड़ो भी पाकिस्तान में है। फिर आमरी, ये भी पाकिस्तान में है। फिर आता है कालीबंगा, जो कि काफी फेमस है, आपको पता होगा। यहाँ से क्या मिले थे ना, काली चूड़ियों के साक्ष्य मिले थे, जिसके कारण इसे कालीबंगा कहा जाता था। ठीक है, फिर आता है लोथल, ये राजस्थान में वैसे। ठीक है, कालीबंगा राजस्थान में। फिर आता है लोथल, लोथल आपका हो गया गुजरात में। फिर सुरकोदा, ये भी आपका गुजरात में। फिर रंगपुर, ये भी आपका गुजरात में। फिर बालाथल, ये आपका राजस्थान में। फिर आता है बनावली, ये भी आपका हरियाणा में। फिर रोपड़, ये आपका पड़ता है पंजाब में। फिर कुनाल आता है, ये भी आपका हरियाणा में। फिर मांडा आता है, ये सब मांडा, दैमाबाद, आलमगीरपुर, सुक्ता गेंडोर, ये आपको बताए थे कि जब सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार बता रहे थे तभी मैंने ये बताया था कि ये आपका उत्तरी सीमा लगता है, ये आपका दक्षिणी सीमा लगता है, आलमगीरपुर पूर्वी सीमा, सुक्ता गेंडोर जो है ये आपका पश्चिमी सीमा लगता है। फिर धोलावीरा आपका कहाँ पड़ता है, गुजरात में। मांडा वैसे जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में, आलमगीरपुर यूपी में, और सुक्ता गेंडोर जो है ये आपका पाकिस्तान बलूचिस्तान में पड़ता है। फिर आता है कोटदीजी, ये भी आपका पाकिस्तान में। फिर जूनी कुराल जो है ये भी आपका गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ इसके पुरास्थल थे जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, जो है इसकी नगरीय योजना एवं विन्यास। तो मैंने क्या कहा था कि देखिए, किसी भी पुरास्थल को नगर कहने से पहले उस पुरास्थल की हमें जानना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या साक्ष्य मिले थे, जिस आधार पर हमने कहा कि ये नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, तो देखिए उसमें क्या साक्ष्य मिले थे ना, उसमें पहला जो मिला था वो ग्रिड प्रणाली।
अब ग्रिड प्रणाली कहने का मतलब क्या हुआ ना, इसमें जो सड़कें थी वो एक दूसरे को आपस में 90 डिग्री पे काटती थी। ठीक है, सड़कें जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी, समकोण पे काटती थी। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए एक सड़कें इधर से गई, दूसरी इधर से गई, तीसरी इधर से गई, चौथी इधर से गई, तो देखिए ये सड़कें हैं तो ये एक दूसरे को कितने पर काट रही है, 90 डिग्री पे। तो इस तरह की संरचना में सड़कें बनी थी। ठीक है, और जो बीच का क्षेत्र था ये सब में मकान वगैरह बने थे। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे ग्रिड बाय ग्रिड में ये नगर बसा हुआ था, जिस कारण से आजकल ग्रिड सिस्टम जब मिला तो इसके आधार पर हमने क्या कहा कि ये नगरीय योजना थी। क्यों कहा, क्योंकि देखिए आजकल जितने भी स्मार्ट सिटी बन रहे हैं वो इसी तरह की उनमें भी ग्रिड प्रणाली का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आज के समय में हम यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने आपको क्या बताया था, 4000-5000 साल पहले ही ऐसी ग्रिड प्रणाली हमें सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलती है। इसी कारण हम इसे नगरीय योजना, नगरीय सभ्यता कह रहे थे। ठीक है, तो देखिए अब ग्रिड प्रणाली आई, तो ग्रिड प्रणाली ऐसा नहीं था कि सिंधु घाटी सभ्यता में सारे नगर जो थे वो ग्रिड प्रणाली पे ही बने थे, सबकी सड़कें एक दूसरे को समकोण पे ही काट रही थी, ऐसा नहीं था। ठीक है, तो देखिए कुछ कुछ जगह पे इसके अपवाद भी मिलते हैं, जहां पे सड़कें आजकल की तरह तंग गलियां जो होती है, टेढ़ी मेढ़े रास्ते जो निकलते हैं, उस तरह के भी हमें संरचना देखने को मिलती है। ठीक है, अच्छा और एक बात बताइए, इसमें मैंने आपको बहुत बार बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है अगर नगरीय सभ्यता कह रहे हैं तो इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि इसके सारे जो पुरा स्थल है वो नगर ही थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में अधिकांश जो हमें पुरा स्थल मिलते हैं वो ग्रामीण ही संस्कृति वहां पे देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि आपको पता होगा भारत में जितनी भी संस्कृतियां पनपी है, जितनी भी संस्कृतियां डेवलप हुई है वो ज्यादातर ग्रामीण ही थी। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ जो शहर बसे थे, कुछ कुछ पुरा स्थल जो थे वो शहर की तरह बसाए गए थे। तो चलिए अब आते हैं इसके अपवाद पे, ग्रिड प्रणाली के अपवाद में फिर क्या होगा। तो देखिए इसका पहला अपवाद बनता है बनावली। ठीक है, आपको पता है बनावली कहाँ था, हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में पड़ता है बनावली, और ये हिसार जिले में पड़ता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सड़कें क्या थी ना, टेढ़ी मेढ़ी थी। अभी अगर आप दिल्ली जाइए या कोलकाता जाइए तो वहां की जो सड़कें भी मिलेगी ना, इसी तरह टेढ़ी मेढ़ी रास्ते मिलते हैं। ठीक है, तो वहां भी बनावली में भी सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। तो इससे प्रश्न कैसा बनता है, इससे बनता है कि उस पुरा स्थल का नाम बताइए जहां सड़कें जो है शतरंज के जाल की तरह थी। ठीक है, तो शतरंज के जाल की तरह कहां सड़कें थी, बनावली में। ठीक है, यहाँ सड़कें टेढ़ी मेढ़ी एवं शतरंज के जाल की तरह थी। ठीक है, अब आते हैं इसके दूसरे जो इसके साक्ष्य हम बता रहे हैं, जिसके आधार पर हम कह रहे हैं कि ये नगरीय सभ्यता थी। तो इसका दूसरा प्रमाण मिलता है, नगर 2 भागों में विभाजित था। ठीक है, अब नगर 2 भागों में विभाजित कहने का मतलब क्या हुआ ना, देखिए नगर को जो बसाया जाता है, अभी आप देखिएगा उस टाइम पे कैसे बसाया गया था, इसको 2 भागों में इस तरह से, एक ऊंचा भाग था, दूसरा नीचा भाग था। ठीक है, एक ऊंचाई पे, थोड़ा ऊंचाई पे बसता था, दूसरा नीचे पे बसता था। ठीक है, ऊंचाई वाले भाग को हम क्या कहते थे, सिंधु घाटी सभ्यता में ऊंचाई वाले भाग को दुर्ग कहा जाता था। ठीक है, और जो नीचे वाला भाग है इसे निचला नगर कहा जाता था। अब देखिए ऐसा बसाने का कारण क्या हो सकता है, हम अभी भी देखते हैं कि बहुत सारे घर, अगर नए घर बनाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो सड़क होती है, सड़क से थोड़े ऊंचाई पे घर बनाए जाते हैं। क्यों ना, अगर मान के चलिए कभी बारिश होती है तो वो बारिश का पानी जो है वो आपके घर में ना घुस जाए। तो हम भी यहाँ पे इसी तरह देखने को मिलते हैं। तो इसके आधार पे पता है बहुत सारे विद्वानों ने कहा है कि शायद यहाँ पे बाढ़ आते थे, जिस कारण से बाढ़ के पानी से बचाने के लिए जो मेन शहर होता था, जिनमें पुरोहित वर्ग या उच्च कुल के वर्ग के लोग रहते थे, या कह सकते हैं जो शासन चलाते थे, उनका निवास स्थान होता था दुर्ग में। तो उनसे पानी से बाढ़ के पानी से बचाने के लिए शहर को थोड़े ऊंचे पे बसाया जाता था। ठीक है, तो देखिए दुर्ग एवं निचला नगर जो है इससे रिलेटेड क्या फैक्ट बनते हैं ना, देखिए दुर्ग जो है ये हमेशा पश्चिम दिशा की ओर होता था। ठीक है, दुर्ग का जो भाग है ये हमेशा पश्चिम दिशा की ओर होता था, और जो निचला नगर है ये पूर्वी दिशा की ओर होता था। ठीक है, और दुर्ग में शासन वर्ग के लोग, शासन वर्ग कहने का मतलब जो नगर है उस पे जो शासन करते थे उनका घर, और पुरोहितों का घर या उच्च वर्ग के लोगों का घर जो होता था वो दुर्ग में होता था, और निचला नगर जो होता था यहाँ आम लोगों का आवास होता था, आम लोगों का मकान होता था। ठीक है, तो ये हो गया आपका दुर्ग और निचला नगर में शहर विभाजित था। और देखिए इसमें भी अपवाद आते हैं। अपवाद इसमें क्या आया, धोलावीरा। ठीक है, धोलावीरा आपको पता है धोलावीरा कितने भागों में विभाजित था, धोलावीरा 3 भागों में विभाजित था। ठीक है, धोलावीरा जो है वो 3 भागों में विभाजित था। हर जगह हमें क्या मिलता है नगर, अधिकांश जगह 2 भागों में विभाजित।
लेकिन धोलावीरा में जो नगर मिलते हैं वो 3 भागों में। अब देखिए 3 भागों में कैसे था, तो इसको हमने क्या कहा था, पहला तो एक ऊंचा वाला मिलेगा ये स्थान, फिर दूसरा स्थान जो मिलता है उससे थोड़े से ऊंचाई पे, फिर तीसरा स्थान नीचे पे, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको दुर्ग कहा, दूसरे वाले को मध्यम भाग कहा और तीसरे वाले को निचला नगर कहा। तो ये कहाँ मिलते हैं हमें 3 भागों में, वो धोलावीरा से मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए लोथल और सुरकोतदा, ठीक है। लोथल और सुरकोतदा कहाँ है, गुजरात में। तो यहाँ पे हमें क्या प्रमाण मिलता है ना, लोथल और सुरकोतदा में हमें दुर्ग और निचला नगर ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है। तो ये भी उसका अपवाद में आ जाता है, क्योंकि हमने कहा कि अधिकांश नगर जो है वो 2 भागों में विभाजित था, लेकिन लोथल एवं सुरकोतदा में दुर्ग एवं निचले नगर का कोई प्रमाण नहीं मिलता, मतलब वो एक ही प्लेन पे बसे हुए थे, जिस कारण से हम इसे अपवाद में रखते हैं। तो आपसे प्रश्न बन सकता है कि दुर्ग एवं निचले नगर का प्रमाण हमें कौन से सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से पुरास्थल से नहीं मिलता है, तो वो हो जाएगा लोथल एवं सुरकोतदा, ठीक है। और अगर पूछ दे कि दुर्ग सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा ऐसा नगर है जो 3 भागों में विभाजित है, तो वो आपका हो जाएगा धोलावीरा, ठीक है। अब इसके तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि तीसरा विशेषता क्या थी। तो तीसरी विशेषता जो थी वो नगर रक्षा दीवार से घिरा हुआ था, यानी कहने का मतलब नगर की पूरे अच्छी तरह से किलेबंदी की गई थी, ठीक है। नगर को जो है वो किलेबंदी किया गया था। अब इसके अपवाद में क्या आता है ना, इसके अपवाद में चन्हुरुड़ो आता है, ठीक है। तो चन्हुरुड़ो जो है ये कहाँ पे आपको बताया अभी, पाकिस्तान में, ठीक है। तो यहाँ पे जो नगर यहाँ पे जो हमें देखने को मिलता है, यहाँ अधिकांश भागों में हमें क्या मिलता है कि जैसे ये नगर है, सपोज ये नगर है, तो नगर के चारों ओर इस तरह से किलेबंदी की गई थी, ठीक है। नगर के चारों ओर इस तरह से दीवारों से किलेबंदी की गई थी, लेकिन चन्हुरुड़ो में हमें ये साक्ष्य नहीं मिलता है, किले रक्षा दीवार का साक्ष्य नहीं मिलता है, तो ये आपका अपवाद में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और एक चीज याद कर लीजिए कि बनावली ऐसा जगह है जहाँ पे, जैसे बनावली शहर जो है, आपको बता देते हैं कि देखिए हमने क्या कहा, 2 भागों में विभाजित था, एक दुर्ग में, दूसरा निचले नगर में, ठीक है। तो अधिकांश जगह पे जो रक्षा दीवार बनती थी वो किस तरह से बनती थी ना, देखिए दुर्ग वाले भाग को एक घेरे में रखते थे, इसकी पहले किलेबंदी की जाती थी, फिर निचला नगर जो है उसकी अलग से किलेबंदी की जाती है, यानी 2 भाग में बंट रहा है तो 2 बार किलेबंदी किया गया है, ठीक है। एक तो दुर्ग की, दूसरा निचले नगर की। लेकिन बनावली एक ऐसा जगह है जहां पे हमें दुर्ग एवं निचला नगर एक ही रक्षा घेरे के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे एक ही रक्षा घेरे के अंदर हमें ये देखने को मिलता है, इस तरह से एक ही रक्षा घेरे के अंदर बनावली में हमें रक्षा दीवार देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये भी इसका अपवाद नहीं होगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा पूरा स्थल है जहां दुर्ग एवं निचला नगर एक ही घेरे के अंदर या एक ही रक्षा दीवार के अंदर था, तो वो हो जाएगा आपका बनावली। और बनावली कहाँ मैंने बताया अभी आपको, हरियाणा में, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सबसे मजबूत एवं सबसे मोटी जो रक्षा दीवार है वो कौन से पुरा स्थल से मिलती है, तो वो हो जाएगा आपका धोलावीरा, ठीक है। धोलावीरा में सबसे मजबूत रक्षा दीवार जो है, किलेबंदी जो की गई थी, सबसे मजबूत किलेबंदी धोलावीरा में ही किया गया था, ठीक है। तो ये रहे इसके कुछ प्रमाण जो बता रहे थे कि ये नगरीय सभ्यता थी। इसके और भी कुछ प्रमाण है जो हम इस साइड मिटा के अभी लिखते हैं, ठीक है। तो आप इसका पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं उस साइड मिटा के उधर इसके कुछ और प्रमाण है, जैसे कि पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था, ठीक है, जल निकास प्रणाली पाई गई थी, वो सारी चीजें भी लिखते हैं। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए देखते हैं और जो भी हमें प्रमाण मिले हैं उस पे हम चर्चा करते हैं कि और नगरीय योजना के क्या क्या प्रमाण मिले थे जो कह रहे थे कि ये सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता जो है नगरीय सभ्यता थी। तो देखिए यहाँ पे हमें उन्नत जल निकास प्रणाली मिलता है। जल निकास प्रणाली कहने का मतलब ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, कि जो शहर में जो पानी आता था उसे किस तरह से शहर से बाहर निकाला जाता था, ठीक है, उसी को जल निकास प्रणाली कहते हैं। तो यहाँ जो है सिंधु घाटी सभ्यता में वो काफी उन्नत किस्म की हमें जल निकास प्रणाली देखने को मिलता है। यहाँ क्या होता था ना, जैसे घर का पानी ले लीजिए या वर्षा का जल ले लीजिए, उसे अलग नालियों के थ्रू बहाया जाता था, और जितने भी गंदे नाली हैं जैसे शौचालय वगैरह स्नानागार से जो पानी निकलता है वो गंदे पानी जो है उन्हें निकालने के लिए अलग नालियां होती थी, मतलब सेपरेट सिस्टम होता था। नालियां जो होती थी वो सेपरेट बना हुआ होता था, ठीक है, गंदे पानी के लिए और अच्छे पानी के लिए, दोनों पानी के लिए अलग अलग जल निकास प्रणाली के लिए पाइप बनी होती थी, ठीक है। तो ये हमें अलग अलग देखने को मिलता है। अभी जैसे कि हम देखते हैं तो देखिए
ये अब हम इसके बेसिस पे कह रहे हैं कि ये नगरीय सभ्यता है। अभी हम देख रहे हैं कि मोदी जी ने क्या किया ना, स्वच्छ भारत अभियान चलाया। हम आजादी होने के बाद 70-72 सालों बाद हम स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि उस समय की सभ्यता जो 4000-5000 साल पुरानी है, वो उस समय स्वच्छ भारत तो नहीं कहेंगे, मतलब हाँ अखंड भारत ही कह लिए, स्वच्छ अखंड भारत अभियान चला रही थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता में स्वच्छता जो है उसको लेके कितना जागरूकता था लोगों में कि वो ड्रेनेज सिस्टम बनाते थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नालियां जो बनी होती थी वो प्राय टेराकोटा की बनी होती थी। टेराकोटा किसे कहते हैं ना, जब मिट्टी को पका दिया जाता है तो उसे टेराकोटा कहते हैं। ठीक है, तो नालियां जो है वो टेराकोटा की बनी होती थी। कुछ कुछ जगहों पे हमें लकड़ी की नालियां भी देखने को मिली है। तो टेराकोटा की नालियां हमें कहाँ देखने को मिलती है ना, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में हमें नालियां जो देखने को मिलती है वो टेराकोटा की मिलती है। ठीक है, उसके बाद देखिए और एक बहुत ही खास चीज हमें देखने को मिलता है ना, यहाँ पे सोक पीट देखने को मिलता है। सोक पीट का मतलब सूखा कुआं। देखिए क्या होता था, जैसे ये नालियां हैं, ठीक है, तो नालियों में जो पाइप होता था इससे पानी बह के जा रही है। तो ऐसा होता था कि जब कुछ ठोस अवशिष्ट पदार्थ होते हैं जो नालियों में रुक जाते हैं, ठीक है, जब बहाव कम होता है तो वो रुक जाते हैं, और ये क्या करते हैं, धीरे धीरे नालियों को ब्लॉक कर देते हैं। इस चीज से बचने के लिए वो क्या करते थे, जगह जगह पर सूखा कुआं बनाते थे, इस तरह से गड्ढे बना के रख देते थे नालियों पे। ठीक है, अब क्या होता था, जब बहाव होता था, पानी ठोस पदार्थ को लेके जा रही होती थी, ये ठोस पदार्थ कम बहाव में इन सारे गड्ढों में भर जाते थे। ठीक है, और नालियां साफ रहती थी। मतलब देखिए कि नालियों को अवरुद्ध होने से बचाने के लिए ये सूखे कुएं का यूज करते थे। जब ये गड्ढे भर जाते थे फिर बाद में इनकी सफाई कर ली जाती थी, और पुनः इन पर अगर कोई ठोस पदार्थ आता था तो पुनः इन गड्ढों पे भरता था। ठीक है, तो इस तरह से नालियां अवरुद्ध होने से बच जाती थी। ये जो सूखा कुआं वाला पद्धति है, आज भी हमारे बहुत सारे शहर हैं जहां इनका यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, अभी भी आप देखिएगा कुछ कुछ ऐसे शहर हैं जहां पे नालियों में पानी बह रही है, तो कभी कभी नालियां जब जाम हो जाती है तो उसका जो पानी है, गंदा पानी है, वो सड़कों पे बहने लगता है। ठीक है, लेकिन उस समय देखिए कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज किया था। तो ये सूखा कुआं का प्रमाण भी हमें देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए उन्नत जल विकास प्रणाली जो है, इसके हमें कुछ अपवाद भी देखने को मिलते हैं। वो अपवाद मुख्यतः बनावली और लोथल में देखने को मिलता है। ठीक है, लोथल में उतने हमें जल निकास प्रणाली जो है लोथल में नहीं, ये बनावली और कालीबंगा होगा। ठीक है, ये कालीबंगा होगा, ये लोथल में होगा। ठीक है, ये कालीबंगा होगा, माफ कीजिएगा। तो देखिए जो अपवाद हमें देखने को मिलता है वो बनावली और कालीबंगा में देखने को मिलता है। बनावली में तो ये जो नालियों के जो पाइप है इसका तो अभाव ही हमें देखने को मिलता है, लेकिन कालीबंगा जो है, कालीबंगा में जल निकास प्रणाली थी लेकिन उतनी उन्नत नहीं थी जितनी मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में देखने को मिलता है। ठीक है, तो कालीबंगा में जल निकास प्रणाली थी लेकिन उतनी उन्नत नहीं थी जितनी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में थी। लेकिन बनावली में हमें नालियों का अभाव या नालियों में जो पाइप होते हैं उसका अभाव देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन किस तरह बन सकता है न, कौन सा ऐसा पूरा स्थल है जहां हमें जल निकास प्रणाली का अभाव देखने को मिलता है, तो वो हो जाएगा बनावली। और उन्नत किस्म की नहीं देखने को मिलती है तो वो हो जाएगा कालीबंगा। ठीक है, उन्नत किस्म की जल निकास प्रणाली नहीं देखने को मिलती है तो वो कालीबंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जल संचयन प्रणाली, यहाँ पे जो वर्षा का जल है उसे किस तरह से संचयन किया जाता था और संग्रहण किया जाता था, वो प्रणाली भी हमें इस सभ्यता में देखने को मिलती है। तो सबसे उत्कृष्ट जो जल संचयन प्रणाली हमें देखने को मिलती है वो धोलावीरा में देखने को मिलता है। और धोलावीरा आपको बता दें कहाँ पे है, गुजरात में। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें 16 अलग अलग प्रकार के जलाशय मिले हैं, जैसे कुआं हो गया आपका, तटबंध हो गया, ठीक है, तटबंध, कुआं, इस तरह के स्नानागार हो गया, इस तरह के हमें 16 अलग अलग किस्म के जलाशय देखने को मिला है। और यहाँ पे आपको पता होगा कि मोहनजोदाड़ो जो है वहां पे हमें बृहद स्नानागार देखने को मिला था। ठीक है, तो उस बृहद स्नानागार से 3 गुना बड़ा जो स्नानागार है वो हमें धोलावीरा में देखने को मिलता है। ठीक है, उससे भी 3 गुना बड़ा। मुख्यतः उसका प्रयोग, जैसे मोहनजोदाड़ो के जो स्नानागार है उसका मुख्यतः प्रयोग किसके लिए किया जाता था, न शुद्धिकरण के लिए, नहाने के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, कि पुरोहित वर्ग के लोग अगर कुछ कर्मकांड में पूजा पाठ करते थे तो उसमें जाके नहाने के बाद शुद्ध होके उसके बाद पूजा पाठ करते थे। लेकिन ये जो स्नानागार मिलता है धोलावीरा में, ये मुख्यतः जल संचयन के लिए किया जाता था, और ये मोहनजोदाड़ो के स्नानागार से 3 गुना बड़ा था। ठीक है, उसके बाद देखिए हमें मनहर एवं मनसर नदी है। ठीक है, मनहर एवं मनसर नदी कहाँ पे आपका, गुजरात में, धोलावीरा में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें तटबंध देखने को मिलता है, जो डैम बनाया जाता था वो भी हमें इन नदियों पे मिलता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी बहुत सारे पीसीएस ने ये क्वेश्चन पूछा है कि कौन से नदियों में
डैम का प्रमाण मिलता है, तो वो हो जाएगा मनहर एवं मनसर नदी। ठीक है, उसके बाद देखिए जो मोहनजोदड़ो का मैंने बताया कि बृहद स्नानागार जो है वो उस पे हमें वाटर प्रूफिंग की प्रमाण भी देखने को मिलता है। ठीक है, वाटर प्रूफिंग का प्रमाण किस तरह, जैसे देखिए जो ये स्नानागार जो बना था इस पे जो अंदर साइड है इस पे जिप्सम की कोटिंग की गई थी। ठीक है, ताकि जो वर्षा का जैसे यहाँ पे जो पानी है अगर ईंटें होगी तो ईंटें सोखती है, फिर वो पानी धीरे धीरे जमीन के अंदर चली जाती है, तो इससे बचाने के लिए इस पे जिप्सम की अंदर कोटिंग कर दी गई थी। ठीक है, तो ये देखिए वाटर प्रूफिंग का प्रमाण भी हमें कहाँ से मिल जाता है ना, सिंधु घाटी सभ्यता से ही। और वो कहाँ, अगर पूछ दे कि किस जगह से हमें मिलता है, तो वो हमें मिलता है मोहनजोदड़ो के बृहद स्नानागार से। ठीक है, और एक चीज बृहद स्नानागार से याद कर लीजिए ना, जॉन मार्शल जो है उन्होंने जो बृहद स्नानागार है इसे क्या कहा था, विश्व का महान आश्चर्य कहा था। ठीक है, विश्व का महान आश्चर्य। और बृहद स्नानागार जो है वहां पे जो उतरने के लिए जो सीढ़ियां होती थी वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में होती थी। ठीक है, पूर्व और पश्चिम डायरेक्शन में सीढ़ियां नहीं होती थी, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में सीढ़ियां होती थी। ठीक है, तो इस चीज को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए और दो चीज बनते हैं, जैसे कि देखिए प्रत्येक घर में शौचालय, स्नानागार और आंगन, ये सारे प्रमाण हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो प्रत्येक घर में, थोड़ा माफ कीजिएगा वो बगल वाले दुकान में शटर जो है वो उठा रहे थे। ठीक है, तो उसी लिए वीडियो रोकना पड़ा। तो देखिए हम कहाँ पे आ रहे थे ना कि प्रत्येक घर में शौचालय, स्नानागार और आंगन था। ठीक है, तो सारे घर में हमें शौचालय देखने को मिलता है, सेपरेट शौचालय, फिर स्नानागार, फिर आंगन। और देखिए शौचालय भी जो देखने को मिलता है वो फ्लश सिस्टम वाला था। ठीक है, जो अभी आजकल के जमाने में जो फ्लश सिस्टम वाला देखने को मिलता है उस टाइप वो प्रणाली हमें उस समय भी देखने को मिलती है। ठीक है, और कमोड जो होती थी, शौचालय के कमोड जो होता था वो मिट्टी के जार से बना होता था। ठीक है, तो ये सारे जो है प्रत्येक घर में हमें देखने को मिलता है। फिर जो आंगन का जो मुख्य आंगन जो है, जैसे हम लोग मुख्य द्वार से घुसिएगा तो आजकल क्या होता है, आंगन देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ पे जो आंगन हमें देखने को मिलता है ना, वो मुख्य द्वार से घुसिएगा ना, तो जैसे सपोज मान के चलिए ये मुख्य द्वार है, यहाँ से घुसिएगा तो ये आंगन देखने को नहीं मिलता है, थोड़ा सा यहाँ पे दीवार टाइप का रहता है। उसके बाद आप यहाँ से घूम के आइएगा तब आपको आंगन देखने को मिलता है। ठीक है, तो मुख्य द्वार से आंगन सीधे नहीं दिखाई देता था, मुख्य द्वार से आंगन सीधे दिखाई नहीं पड़ता था। ठीक है, वो दीवार टाइप का कुछ होता था, उसके बाद आपको घूम के आना पड़ता था तब आंगन दिखाई देता है। तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि आंगन का मुख्य द्वार से आंगन सीधे दिखाई पड़ता था, तो नहीं दिखाई पड़ता था। ये स्टेटमेंट वाले सवाल में ज्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे और क्या प्रमाण मिलते हैं ना, पकी ईंटों का प्रयोग मिलता है। पकी हुई ईंटों का प्रमाण आपको पहले भी बताया थे कि हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा पकी हुई ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। और आपको बताया था कराची से जो लाहौर की जो रेलवे लाइन बिछ रही थी उसमें भी बहुत सारे पकी हुई ईंटों का प्रयोग कर लिया गया था। तो देखिए ईंटों का जो साइज होता था ना वो जनरली मतलब हड़प्पा सभ्यता में इस रेशियो में देखने को मिलता था। 28 सेंटीमीटर जो होता था उसका लंबाई होता था। ठीक है, उसके बाद चौड़ाई जो होती थी उसकी 14 सेंटीमीटर होता था और जो ऊंचाई है वो 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर इसको रेशियो में कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 4:2:1। ठीक है, तो कभी कभी रेशियो में भी दे देता है, कभी सेंटीमीटर में भी पूछ देता है। ठीक है, तो ईंटों का जो हमें साइज मिलता है वो 28, 14 और 7 सेंटीमीटर में मिलता है। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा। ईंटों का हर जगह ये साइज नहीं मिलता, कहीं कहीं इससे बड़ी भी ईंटें मिलती है। ठीक है, लेकिन मुख्यतः हमें जो जनरली हमें देखने को मिलता है वो इसी साइज के मिलते हैं। उसके बाद देखिए पक्की ईंटों का प्रयोग भी हर जगह नहीं हुआ है। जैसे आप कालीबंगा जाइएगा ना तो कालीबंगा में ज्यादातर हमें कच्ची ईंटों का प्रयोग मिलता है। बाकी जगहों पे, बाकी पूरा स्तर पे तो हमें मिल जाता है कि पक्की ईंटों का प्रयोग, जैसे खास करके मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, वहां हमें पक्की ईंटों का प्रयोग देखने को मिलता है। लेकिन कालीबंगा है, यहाँ पे ज्यादातर कच्ची ईंटों का प्रयोग मिलता है। सिवाय जो अगर वहां पे स्नानागार बन रहा है या अगर नालियां बन रही है तो उसमें पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। बाकी जैसे भवन हो गए, दुर्ग हो गया, या फिर आपका जो रक्षा दीवार होती थी, रक्षा दीवार बनाना हो तो भी कच्ची ईंटों का ही प्रयोग देखने को मिलता है। तो आपसे पूछ सकता है कि कच्ची ईंटों का बहुतायत मात्रा में सबसे ज्यादा प्रयोग कहाँ पे हुआ है, तो वो होगा कालीबंगा में। ठीक है, कालीबंगा में कच्ची ईंटों का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है। उसके बाद देखिए मकान वाले में जैसे आपको बोले तो मकान क्या होता था ना, मकान जो बनते थे ना, जैसे आपको यहाँ पे बताएं कि मुख्य द्वार से आंगन नहीं दिखाई देता था, उसी तरह खिड़की एवं दरवाजे जो होते थे वो मुख्य सड़क जो है, जैसे कि मेन रोड है, तो खिड़की एवं दरवाजे जो घर के होंगे ये रोड के साइड पे नहीं खुलेगा। ठीक है, जो घर बने होते थे घर के पीछे की ओर खिड़की एवं दरवाजे खुलते थे। ठीक है, तो मकान की खिड़की एवं दरवाजे जो है वो मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर घर के पीछे की ओर खुलते थे। ठीक है, और इसका भी अपवाद हमें देखने को मिलता है। जब लोथल का पुरास्थल का उत्खनन हुआ तो लोथल में क्या देखने को मिला ना, यहाँ के जो खिड़की एवं दरवाजे हैं ये मुख्य द्वार की और भी, मुख्य सड़क की और भी खुलते हैं। ठीक है,
उसके बाद फिर क्या था, यहाँ पे द्विमंजिला मकान के भी साक्ष्य देखने को मिला ना। यहाँ पे मकान में से थे ना, 2 मंजिला मकान भी हमें देखने को मिलता है। वो हम किस आधार पे कह रहे थे ना, बहुत जगह पे सीढ़ियां देखने को मिली है, ठीक है, सीढ़ियों के साक्ष्य मिले हैं। फिर जाके जो नींव बनती है, घर का नींव बनता है, तो जनरली देखिएगा कि अगर 1 मंजिला बनाना होता है तो नींव मान के चलिए अगर हम 20 इंच का दे रहे हैं, 20 इंच की नींव दे रहे हैं, ठीक है। तो जो 2 मंजिला बनाते हैं आजकल तो बीम सिस्टम हो गया, लेकिन पहले क्या होता था कि अगर 20 इंच का जो नींव देके 1 मंजिला मकान बनाते हैं, तो अगर 2 मंजिला बनाना होता था तो ये 20 इंच नहीं, ये आपको 30 इंच या 40 इंच का नींव देना पड़ता था, ठीक है, 30 या 40 इंच का। तो इस तरह से नींव भी हमें देखने को मिला कि कुछ कुछ घरों के नींव जो है वो कम मोटाई के हैं और कुछ कुछ घरों के ज्यादा मोटाई के। तो उसके आधार पे कहा गया कि ये शायद ये घर 2 मंजिला रही होगी, जिसके कारण इसकी नींव इतनी मोटी दी गई है, ठीक है। तो ये 2 मंजिला मकान के भी हमको साक्ष्य देखने को मिलता है। तो देखिए ये सारी चीजें जितनी भी मैंने आपको बताई, 7-8 चीजें बताई, ये 7-8 चीजें आजकल देखिए आजकल के शहरों में देखने को मिलता है, नगरों में देखने को मिलता है ये सारी चीजें। लेकिन हम देख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता में जो उत्खनन हुआ है उन जगहों पे ऐसे जो विशेषता है देखने को मिला है। तो इन्हीं विशेषताओं के आधार पर जो पुरातत्वविद हैं और विद्वान हैं, उन्होंने क्या कहा था ना, सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो नगरीय सभ्यता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नगरीय सभ्यता किस लिए कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपसे यूं ही मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय झारखंड।